चलो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सप्लाई। चैप्टर का नाम क्या बोलिए? सप्लाई। चले गाइस थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए ना, हम सो जाएंगे नहीं तो। चैप्टर का नाम क्या बोलिए? सप्लाई। ये जो सप्लाई है ये दिया हुआ है सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 7। सर हम लोग सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ा कि सप्लाई पढ़ना पड़ रहा है? हम बोले सप्लाई नहीं पढ़ोगे तो समझ कैसे आएगा कि ये सप्लाई है कि नहीं है, और अगर सप्लाई है तभी जाके क्या लगेगा? GST लगेगा। अब ध्यान से समझिए, इसी सप्लाई को हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हुआ सेक्शन 7(1)(a), ठीक है। फिर हुआ सेक्शन 7(1)(b), फिर हुआ सेक्शन 7(1)(c), फिर हुआ सेक्शन 7(1)(a), और लास्ट हुआ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ठीक है। ये वाला जितना भी पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स। क्या बोलते हैं? सप्लाई इंक्लूड्स। कि इस डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा, और इस सेक्शन में बोलते हैं सप्लाई एक्सक्लूड्स, क्या क्या सप्लाई में नहीं आएगा। डन है क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है इस सेक्शंस पे। ठीक है। सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c, डन है। और उस साइड है 7(2), डन है। तो एक बात बताओ, ये सेक्शन में क्या लिखा है? 7(1)(a, ये बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई का। किसका बात करता है? बोलो। स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई मतलब, स्कोप ऑफ सप्लाई मतलब क्या क्या सप्लाई में आएगा। तो नंबर 1 सप्लाई इंक्लूड्स, बोलिए। सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। हम अगर पूछे सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा, आप बोले सर सप्लाई का मतलब होता है सेल। अगर आप बेचेंगे कोई सामान तब भी सप्लाई है, अगर आप ट्रांसफर भी करेंगे कोई सामान तब भी सप्लाई है। सर सेल और ट्रांसफर में फर्क क्या है? सेल में ओनरशिप जा रहा है, ट्रांसफर में यूज जा रहा है। नहीं समझा? यूज, कोई प्रोडक्ट को यूज करने का राइट। समझ आ रहा है? हम ये सिस्टम को यूज करने का राइट इनको दे दिए। सप्लाई है? द आंसर इज यस, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसफर है। हम ये सिस्टम ही इसी को बेच दिए। क्या ये सप्लाई है? यस। बोलिए। लीज हो जाता है जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आता है। ठीक है। यूज हो जाता है जब ट्रांसफर आ जाए, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज पे देते हैं। ये नहीं, ये वाला ट्रांसफर होगा। टीवी, ये लैंड हम तुमको यूज करने दिए तो लीज होगा। लीज होगा, लाइसेंस होगा, रेंटल होगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या? बोलो। सेल, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। बोलो क्या क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। लाइसेंस, लीज, रेंटल। लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल। डिस्पोज मतलब खत्म करना। ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या? बोलो। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ये सब कुछ आप जब करते हो तो इसको क्या माना जाता है? सप्लाई। इसको क्या माना जाता है? सप्लाई। मैं पूछा आपसे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। पैरामीटर समझते हो? पैरामीटर ऑफ सप्लाई मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सप्लाई है कि नहीं है। मैं बोला अगर तुम चाहते हो सप्लाई पहचानना तो एक चीज ध्यान देना। हम बोले क्या? तुम बोला कि सर सप्लाई होना चाहिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। हम बोले अच्छा ठीक है, चलो हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट बोलो। बोला सर ध्यान दीजिएगा, अगर नो बिजनेस नो सप्लाई। अगर आपका सप्लाई बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर एग्जांपल, हम ये टीवी एक बार बेचेंगे जिंदगी में, क्या ये टीवी बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं है, तो ये सप्लाई भी नहीं है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? नो बिजनेस नो सप्लाई। जीएसटी आया ही है बिजनेस में लगने के लिए, पर्सनल के लिए नहीं आया है। तो नो बिजनेस
नो सप्लाई। फिर नंबर 3 बोलता है नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। अगर आप कंसिडरेशन आप नहीं देते तो सप्लाई भी आपका नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन बोली मेरे को पढ़ाने, उसको क्या सप्लाई हो रहा है? हाँ। क्या कंसिडरेशन है? ना, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तुम लोग बोले पढ़ाने, सर आप सर्विस दे रहे होने चाहिए। हम बोले हाँ देखो हम सर्विस दे रहे हैं। सर आपका बिजनेस है? हाँ सर मेरा बिजनेस है। क्या आपका कंसिडरेशन ले रहे हैं? हम बोले हाँ कंसिडरेशन है। तो आपका सप्लाई, आपको देने वाला सप्लाई, मेरी बहन को देने वाला नॉट ए सप्लाई। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट दो और, नेक्स्ट दो और। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 क्या बोलता है? ध्यान से देख। नंबर 4, नंबर 4 बोलता है, नंबर 4 बोलता है सप्लाई शुड बी मेड बाय, क्या बोलता बोलो? सप्लाई शुड बी मेड बाय, सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। अब आप बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन कौन? हम बोले वो इंसान जो लायबल है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। क्या करने के लिए? रजिस्टर। समझ आता है? एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इतना क्लॉस होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। डन है क्या अच्छी तरह से? नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 बता सकते हैं क्या? नंबर 5, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? जिसपे जीएसटी कलेक्ट होने का पावर हो। फॉर एग्जाम्पल हम अल्कोहल बेचेंगे, सुन तो ले, हम अल्कोहल बेचेंगे, क्या ये गुड्स है कि सर्विस? द आंसर इज गुड्स है। सर्विस है बे, पिला नहीं रहे, बेच रहे हैं, ठीक है? तो ये गुड्स है। डन है क्या अच्छी तरह से? दूसरा, मेरा बेचने का धंधा है, हाँ सर ठीक है, सप्लाई अभी भी आप है। हम बोले हम कंसिडरेशन लेंगे, ऑब्वियसली अभी भी आप है, आप टैक्सेबल है? हाँ हैं, चार्ज करते हैं हम, मतलब रजिस्टर्ड है। हम बोले अच्छा, क्या आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं? द आंसर इज नहीं, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये टैक्सेबल नहीं है। आपको फर्स्ट क्लास बता दिए थे 3 चीज जो जीएसटी के परव्यू में नहीं आता, अल्कोहल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अल्कोहल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के परव्यू में नहीं आता। तो आपका सेक्शन 7(1)(a) क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। व्हाट डज सप्लाई मीन्स? डन है क्या? अच्छा, अब हम तुमको बोलते हैं 7(1)(b) क्या बोलता है पता है? 7(1)(b) क्या बोलता है पता है? 7(1)(b) बोलता है कि नो एक्सेप्शन बोलता है। क्या बोलता है? एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है बोलो ना? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन टू द रूल। बोलिए, एक्सेप्शन टू द रूल। नो बिजनेस, नो बिजनेस नो सप्लाई। बोलता है ऐसे तो बिजनेस अगर नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप 7(1)(b) में फॉल होते हो तब भी आपको हम सप्लाई बोलेंगे। और 7(1)(b) में आप कब फॉल होंगे? जब आप करवा रहे हो, क्या बोलो तो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर तुम बाहर से सर्विस ले रहे हो और सर्विस ले रहे हो जो वो धंधा के लिए नहीं ले रहे हो, फिर भी तुम्हारा क्या माना जाएगा? सप्लाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आप सर्विस ले रहे हो उसका कंसिडरेशन होना जरूरी है। बिजनेस ना हो चलेगा, कंसिडरेशन होना जरूरी है। समझ आ रहा है? हम एक आर्किटेक्ट जो फॉरेन में सर्विस देता उसको फोन किए, हम बोले यार मेरा घर डिजाइन कर दे। वो बोला 20 लाख रुपए लगेगा। हम बोले हाँ दे रहे। तो क्या ये सप्लाई है? द आंसर इज यस। बिजनेस नहीं है मेरा, बिजनेस है क्या सप्लाई लेते रहना? नहीं। हम अगर प्रमोटर होते तो सर सप्लाई है। अपने घर के लिए हम उसका सर्विस ले रहे, समझ आ रहा है कि अपना सर्विस दे, बाहर से मंगवा रहे, पैसा दे रहे, हाँ सर दे रहे, तो वो सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(b). एम आई क्लियर विद दिस? बोलिए फटाफट बोलिए, क्लियर हुआ अच्छी तरह से यहां तक? तो एक मेरे को फटाफट बताइए सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? सर सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, नंबर 1 सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 2 नो बिजनेस
नो बिजनेस नो सप्लाई। अब बोल सकते हो बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डन विदाउट बिजनेस बट विथ कंसिडरेशन इज सेड टू बी सप्लाई। समझ आ रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बोलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डन विदाउट बिजनेस बट विथ कंसिडरेशन इज सेड टू बी अ सप्लाई, क्योंकि वो नो बिजनेस नो सप्लाई का क्या है? एक्सेप्शन। समझ आ रहा है? सर कैसे याद रखेंगे? सब सेक्शन याद रखना। बी मतलब नो बिजनेस नो सप्लाई, उसी तरह सी मतलब नो कंसिडरेशन नो सप्लाई का एक्सेप्शन है वो। समझ आ रहा है? ये लिखा मैंने, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। ऐसे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है कि कब माना जाएगा। 7(1)(c) क्या बोलता है पता है? 7(1)(c) बोलता है, इधर आ, फॉलो कर, फॉलो कर, क्या फॉलो कर? शेड्यूल 1। वो क्या करने फॉलो करने बोलता है? शेड्यूल 1 फॉलो कर, क्योंकि शेड्यूल 1 में वो कितना एक्टिविटी दिया है? 4 एक्टिविटी। कितना एक्टिविटी दिया बोलिए? 4 एक्टिविटी। वो 4 एक्टिविटी दिया है। वो बोलता है ये 4 एक्टिविटी अगर बिना कंसिडरेशन के भी होगा तब भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। लेकिन इसमें बिजनेस होना चाहिए। उसमें बिजनेस नहीं था तो कंसिडरेशन होना चाहिए था, इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस होना चाहिए। डन है अच्छी तरह से? तो अगर कौन से शेड्यूल में एक्टिव, अगर कौन से नंबर शेड्यूल में ये बोला गया है कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज शेड्यूल 1। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में बोला गया है 4 एक्टिविटी अगर आप करेंगे बिना कंसिडरेशन का फिर भी उसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? बोलो, सप्लाई माना जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो अगर आप ये 3 को पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा सप्लाई क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1), सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल of what goods and services made for a consideration in a course of business। सही बोले? made for a consideration in a course of business। डन, ये हो गया कवर्ड। फिर दूसरा इंपोर्ट, नो बिजनेस नो, पैरामीटर्स क्या आता है? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो बिजनेस नो सप्लाई बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। कौन से सेक्शन में दिया हुआ एक्सेप्शन? 7, कम ऑन गाइस, कौन सा? 7(1)(b। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन गिवन अंडर सेक्शन 7(1)(b which states that import of services without business but in the involvement of consideration is said to be a supply। फिर थर्ड पैरामीटर क्या बोलता है? no consideration no supply but there are certain exception given under section 7(1)(c) which states to follow schedule 1। शेड्यूल 1 में कितना एक्टिविटी? 4 एक्टिविटी कि जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। यस और नो? ये जब आप लिखते हो तब जाके सप्लाई खत्म होता है। सर ये 7(1)(a) क्या बोलता है? ये क्या बोलता है सर? 7(1)(a), 7(1)(a) क्या बोलता है सर? 7(1)(a) बोलता है फॉलो कर शेड्यूल 2, फॉलो कर शेड्यूल 2। देखो 7(1) क्या करता है बोलो तो? 7(1) क्या करता है? डिफाइन करता है किसको? सप्लाई को। तो इसी के अंदर आता है 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c, है कि नहीं? 7(1)(a) क्या बोलता है? ये दोनों में फर्क है। ये वाला सेक्शन और ये सेक्शन में कोई फर्क है कि नहीं है? बोलो तो। बहुत फर्क है सर। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए है, ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A है। ये ए का मतलब क्या होता है सर? अमेंडमेंट है। 7(1)(a) बोलता है कि अगर तुम सप्लाई हो, देखो गाइस देखो 7(1) में क्या डिफाइन है? 7(1) में क्या डिफाइन है? बोलो क्या डिफाइन है? बोलो सप्लाई। 7(1) में क्या डिफाइन है? सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? कौन सा सेक्शन में डिफाइन है? 7(1). डन है। 7(1) में क्या डिफाइन है? सप्लाई। वो बोलता है 7(1)(a) बोलता है, 7(1)(a) बोलता है अगर तुम
गॉड ब्लेस यू। सप्लाई हो अगर, कौन सा बोल, उंगली रख, कौन सा बंद करना है, ठीक है, दोनों में मत रखना। अगर तुम सप्लाई हो, अगर तुम सप्लाई हो, तुम तो इतना मस्त अपना खोपचा में ठीक रहती थी जब तुम, अगर तुम सप्लाई हो, अगर तुम सप्लाई हो 7-1 में, अगर तुम सप्लाई हो 7-1 में, तुम मेरे पास आओ, किसके पास, 1A में, 1A में आओ। 1A बोलता है तुम फॉलो करो शेड्यूल 2, हम बताएंगे कि तुम सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो। 7 ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर तुम सप्लाई हो तो तुम आओ, हवेली पे नहीं, 7-1A पे। वो बताता है क्या फॉलो करो, शेड्यूल 2। वो बताता है क्या फॉलो करो, शेड्यूल 2। क्या फॉलो करो बोलो, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बताएगा क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है। सही है क्या? हमको नहीं लगता हम पढ़ा रहे ठीक से, समझ आ रहा है ना? तुम लोग का कुछ, तुम डेड बॉडीज हो, तुम लोग से अच्छा तो डेड बॉडी होता है जो रिएक्ट करता है हिलाने पे भी। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डन है क्या? पक्का? अच्छा, हो गया तमाशा। अब 7-2 बोलता, हम भी बोलेंगे, बोले बोलो। ये बोलता है क्या सप्लाई नहीं है, हम बोलेंगे। तो इसके लिए बना है शेड्यूल 3। अभी तक डैश लोग सिर्फ रिवीजन ही करा है पहला क्लास का, पढ़ाई नहीं है। समझ आ रहा है? शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव लिस्ट। क्या दिया हुआ है, नेगेटिव लिस्ट, कि क्या सप्लाई नहीं है। तो 3 तो शेड्यूल बता दो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। एग्जाम में शेड्यूल 1 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो डायरेक्ट पूछेगा, लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज गिवन अंडर सेक्शन, गिवन अंडर शेड्यूल 1, लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज गिवन अंडर शेड्यूल 3। यस और नो? डन है अच्छी तरह से? अब मेरा बात सुनो, अब मेरा बात सुनो बच्चा लोग, मेरा बात सुनो। शेड्यूल 3, अब हम तुमसे पूछते हैं शेड्यूल 1 में क्या मिलेगा हमको? शेड्यूल 1 में क्या मिलेगा हमको? सर 4 एक्टिविटी जो बिना कंसीडरेशन के भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। हम बोले शेड्यूल 2 में क्या मिलेगा मेरे को? शेड्यूल 2 में क्या मिलेगा मेरे को? कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस है, शेड्यूल 2 बोलेगा। हमको शेड्यूल 3 में क्या मिलेगा, क्या सप्लाई नहीं है। वंस मोर, शेड्यूल 1 में क्या मिलेगा, कौन सा सप्लाई माना जाएगा बिना कंसीडरेशन के। शेड्यूल 2 में क्या मिलेगा, कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 3 में क्या मिलेगा, क्या सप्लाई नहीं है। वंस मोर गाइस, शेड्यूल 1 में क्या मिलेगा, 4 एक्टिविटी जो बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 में क्या मिलेगा, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 3 में क्या मिलेगा, क्या सप्लाई नहीं है। डन है अच्छी तरह से? कोई डाउट है इसमें? पक्का क्लियर हो गया? ओके, एक बार ना हम चाहते हैं कि आप लोग इधर नोटिस करें। ओके, दिस इज योर पेपर, ठीक है? तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन लाइफ में जरूरत होता है, नहीं तो तुम लोग जो आदमी हो ना, ठीक नहीं हो। चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में सेम है। डरो मत, आत्मा कापाओ मत तुम लोग। आधा जन भी हो जाए हम लोग का, पागल लोग। इधर देख, इंट्रास्टेट सप्लाई दिख रहा है, इंट्रास्टेट सप्लाई दिख रहा है। ये देख कैसे समझाया है। इंट्रास्टेट में क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, यूनियन टेरिटरी। ये देख इंटरस्टेट में तुम लोगों को अच्छा से समझाया, मेरा नहीं पचा ना तुम लोगों को, लो इसका पचाओ। पढ़ाए थे ना चैप्टर 2 में, इंटरस्टेट में क्या क्या आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंटरस्टेट है, जो इंट्रा नहीं वो है एक्सपोर्ट, STZ, देख सब है, दिख रहा है? डन है? ये सब तुम लोग का भी है। अब देखो, ये रहा इन लोगों का सेक्शन 7-1। ये देखो 7th ही गवर्नमेंट का है जो हट चुका है। ये देखो नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या, शेड्यूल 3।
7.1 बोलेगा क्या एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स है या ट्रीट क्या क्या सप्लाईज ऑफ सर्विस है। 7.1 बोलेगा 7.1 वो क्या बोलेगा तुम उससे अच्छा तो हम लोग बोलेंगे। ये देखो ये बोल रहा है 7.1 उसको भी नहीं आता जितना हम लोग को आता है। 7.1 ये देखो 7.1 देख 7.1 बोलता है अगर आप करोगे फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई तो है ही पता ही है, नो बिजनेस का भी सप्लाई है लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये सब पढ़ने जाओगे पगला जाओगे क्योंकि इन लोग में कोई माई बाप नहीं है, बोरिंग लगेगा। देखो ये देखो का बकरा पता नहीं, सेल ट्रांसफर बार्टर सब बोल रहा है, सब इंक्लूड है। ट्रस्ट करके बस पढ़ाई करो ठीक है, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते तुम लोगों को। ओल्ड वाला भी दिखा देंगे, रुक जाओ डरो मत, आता है हमको। ये तो मेरा मैट है बे, अभी पढ़ाने दो। डन हो अच्छी तरह से, पक्का क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 1। शेड्यूल पढ़ा दिए थे तो साला पढ़ा दिए थे तो क्या बचा बे? शेड्यूल 2 से ही, शेड्यूल 1 नहीं पढ़ा रहे फिर पढ़ा दे, बोलो पढ़ा दे। इसका एक्स्ट्रा लेंगे दो बार का। शेड्यूल 1 शेड्यूल नंबर बोलो 1। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? कितना एक्टिविटी बताता है? 4 एक्टिविटी। कितना एक्टिविटी बताता है? 4 एक्टिविटी। अगर आप ये 4 एक्टिविटी किए ना, अगर आप ये 4 एक्टिविटी किए बिना कंसीडरेशन के, शेड्यूल 1 बोलता है कि बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। बिना कंसीडरेशन के भी क्या माना जाएगा? बोलो सप्लाई माना जाएगा। अगर आप बिना कंसीडरेशन के भी कर रहे हैं 4 एक्टिविटी तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। मैं पूछा क्या? नंबर 1 बोलो तो आपने बोला परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? बिजनेस एसेट। सर ये क्या है? एक्टिविटी है कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो या डिस्पोज करते हो, कौन सा? बिजनेस एसेट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वंस मोर अच्छा से, आप बता सकते हैं एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? बोलिए। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? बिजनेस एसेट्स। अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो और डिस्पोज करते हो व्हाट? बोलो बिजनेस एसेट्स को। मैं पूछा क्या होता है? मैं समझाता हूं आपको। सपोज करो ये भावना है, सपोज, हाँ ठीक है, ये भावना है और इसको, ये इसका बिजनेस है, इसका क्या बोलो? बिजनेस है। और ये अपने बिजनेस के लिए कुछ शॉपिंग करने गई है। शॉपिंग मतलब एसेट खरीदने गई है, ठीक है। तो वो गई शॉप में, ठीक है। ये शॉप का मालिक है, ठीक है। ये क्या बोलो? शॉप का मालिक है। भावना खरीदी अपने लिए मतलब बिजनेस के लिए। नंबर 1 लैपटॉप्स, ठीक है। नंबर 2 एसी, ठीक है। नंबर 3 फर्नीचर। ये सारे एसेट्स होते, पता है तो, इतना ज्ञान है ना, ठीक है। ये सब खरीदी, टोटल बिल हुआ 1 लाख रुपया विदाउट जीएसटी। ये बंदा 10% जीएसटी चार्ज किया तो टोटल बिल कितना हुआ? 1,10,000। ये टोटल बिल हुआ, ठीक है। अब ये बंदा इनको दिया बिल कितना का? 1,10,000। ये बंदी इसको पेमेंट की कितना? 1,10,000। अब हम आपसे पूछते हैं वो बंदा अपने पॉकेट में कितना रखेगा? 1 लाख। डन है। बाकी का जो जीएसटी चार्ज किया वो कितना? 10,000। वो किसको जमा करेगा? डन है। जब ये बंदा गवर्नमेंट को 10,000 पे कर दिया, एट द एंड टैक्स कौन पेमेंट किया?
भावना की, तो भावना को मिलेगा आईटीसी कितना का, 10,000 का, क्योंकि टैक्स उतना ही हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद आ रहा है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना का मिला, 10,000 का। डन है अच्छी तरह से। अब हम तुमसे पूछते हैं ये भावना को ये क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट खरीदी। ये सारा क्या है, बिजनेस का एसेट। डन है, ये सारा बिजनेस एसेट वो खरीदी और उस पर आईटीसी ले चुकी है, मतलब इनपुट ले चुकी है, कितना का, 10,000। गवर्नमेंट आपको इनपुट इसलिए नहीं देता कि आप पर्सनल यूज करें। अगर तुम अपने लिए लैपटॉप खरीदोगे ना, जीएसटी नहीं, मतलब जीएसटी का इनपुट लेने का अधिकार तुम पे नहीं है। गवर्नमेंट तुमको इसलिए इनपुट दिया ताकि जब तुम इस सामान को फर्दर यूज करो या ट्रांसफर करो तो उससे भी तुम टैक्स कलेक्ट करो। अगर ये लैपटॉप नहीं रहेगा, अगर एसी नहीं रहेगा, फर्नीचर, भावना की जगह मेरे को रिप्लेस कर लो एक बार के लिए। अगर हम तुमको ये लैपटॉप ये नहीं दे, ये सिस्टम नहीं दे, पढ़ोगे, धंधा कर पाएंगे, बिजनेस नहीं, एसी नहीं दे, पढ़ो, सच बताओ, जितना भी प्यार कर लो मेरे से, घंटा पढ़ोगे, समझ आ रहा है, स्वच्छताई वो सब ज्ञानबाजी है, नहीं पढ़ोगे, या नीचे बैठा दे तुमको जमीन में चटाई लगा के, तुरंत डाउट करोगे इसको आता है पढ़ाने। तो ये तीनों क्या है, बिजनेस का एसेट है। और जब हम इस एसेट को जब बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो मेरे को आईटीसी मिलेगा, क्योंकि यही तीन यूज करके, लैपटॉप, एसी, फर्नीचर, हम ये धंधा कर रहे इतना बड़ा, और तुम लोग से जीएसटी कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट मेरे को इसके लिए क्या दिया था, आईटीसी। आई होप समझ आया। आई थिंक उससे आज बेटर पढ़ा रहे ना, ठीक है। तो ये क्या मिला तुमको, आईटीसी मिला। डन है अच्छी तरह से, कितना का, 10,000 का। मेरा पढ़ाना तुम लोग का रिएक्शन पे बोल दे रहे, डिपेंड करेगा, ज्यादा उचकी करो उड़ा देंगे हम सब्जेक्ट, मेरा प्रॉब्लम है। बोल भाई कुछ पूछने वाला है, आ गया अपने में। तुम फोन अपने ले लिया कि बिजनेस के लिए? हाँ, तो तुमको आईटीसी नहीं लेना चाहिए, अगर तुम लिया तो इलीगल काम कर रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन बड़ा बाजार में होता है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा लोग बैठता है ना, सेठ लोग पेट निकाल के 2 किलो का उन लोग करता है, वहां पे हम छापा मारे थे, मजा आता है। बड़ा बाजार इज लव। कुछ नहीं समझ आया, चलो बड़ा बाजार, धंधा हो जाएगा आज का। कुछ नहीं, कुछ ना कुछ मार दो कहीं रेट, कुछ सब पकड़ाएगा साला लोग। देखने पे जो सबसे भिखमंगा लगता है वो है बड़ा बाजार, और सबसे ज्यादा रुपया वहीं दबा हुआ है, ये भी जान लो, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं हम। वहां पे देखे क्या कैसा लग रहा है, डेंगू मलेरिया सब वहीं मिलेगा, लेकिन इलाज भी वहीं होने वाला है, ये जान लो तुम लोग। और पैसा वाला लोग, मोटा मोटा मालिक एकदम, खाली दिखाएगा पैसा कौन नहीं, पैसा पूरा, ठीक है, कुछ भी हो पर पैसा नहीं है। एनीवेज, हम बाद में तुमको बड़ा बाजार के लिए हम पूरे एक ऐसे लिख दे, अभी रुक जाओ। ये बिजनेस एसेट है, समझ आ रहा है, बिजनेस एसेट है। सुनो, अब सुनो, ये क्या किया, ये चुपचाप इस बिजनेस एसेट को सेल कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। अब हम तुमसे पूछते हैं, तुम अपना एसेट किसी को बिना पैसे के क्यों बेचोगे? आइदर वो तुम्हारा खुद का ही कोई है, हम तुम लोग से पैसा लेंगे पढ़ाने को, अपनी बहन से लेंगे, तो क्या वो सप्लाई नहीं है? है, सप्लाई तो है। तो वो बोल रहा है अगर तुम सेल किया विदाउट कंसिडरेशन, द पॉइंट इज आप सेल किसको करोगे? अपने बिजनेस एसेट्स को। सर हम लोग बिजनेस एसेट को उसी को सेल करेंगे जो उसी बिजनेस का एक सब्सिडरी बिजनेस है। यानी कि अगर ये ए लिमिटेड है तो इसका कोई सब्सिडरी है, सपोज करो कौन सा, बी लिमिटेड, इसी का सब्सिडरी। सब्सिडी मतलब समझते हो ना, होल्डिंग सब्सिडी पढ़ाए थे, उसको आप फ्री में ट्रांसफर कर रहे हो। तो बोल रहे हैं ये जो एसेट खुचुप से निकल के खुचुप के पास गया, ए से निकल के बी के पास गया, उसको हम सप्लाई मानेंगे, चाहे वो बिना कंसिडरेशन का क्यों ना हो। सर बिजनेस होना चाहिए, बोला बिजनेस ही तो है, ए भी बिजनेस है, बी भी बिजनेस है। समझ आया अच्छी तरह से? तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अब एक बार रीड करो ना तुम लोग, वहां पे देखो जो हम पढ़ाए एकदम सेम एग्जांपल, जो हम पढ़ाए एकदम सेम एग्जांपल, जो हम पढ़ाए एकदम सेम एग्जांपल।
ये देखिए, ये देख ली बेटा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप बोले सर इतना लिखने से मार्क्स मिलेगा, भाई इतना ही लिखना है, खाली हेडिंग नहीं, जितना लिखा उतना, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं बिजनेस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, आप वो बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो जिस बिजनेस एसेट पे आप आईटीसी लिए थे। भावना ली थी कि नहीं उस पे आईटीसी? लैपटॉप, फर्नीचर उस पे ली थी ना। तो आपका अगर ऐसा कोई ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, अगर वो बिना कंसिडरेशन का भी होगा तो। समझ आ रहा है? फिर वो ज्ञान दे रहा है, ये जो क्लॉज है इज वाइड इनफ टू कवर द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी अक्सर अपने सब्सिडी कंपनी में एसेट भेजवाता है। समझ आ रहा है? सर एक बात बताओ, हम अपना एसेट उसको दिए, पता कैसे चलेगा? ये बताओ सर, पता कैसे चलेंगे? और दूसरा बात, सर हम लोगों के बैंक में पैसा आया है, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें, उसको पता कैसे चलेगा? सर ये ज्ञान हम दे देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक लोगों को बोल के रखा है, किसको? बैंक लोगों को, कि अगर किसी के सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया घुसता है किसी भी समय, तेरा ड्यूटी बनता है मेरे को इन्फॉर्म करने का। साल में कभी भी। इसीलिए 9 लाख तक घुसा, 10 लाख मत घुसा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा तेरे को, एक्सप्लेन द क्रेडिट ऑफ दैट 10 लाख रुपीस। मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था, हम कोमा में था 2 दिन, ठीक है। उसके पापा का गांव था, गांव में एक लैंड था, ठीक है, वो बेच दिए और पैसा इसके चेक मतलब अकाउंट में घुसा दिए। वो तो फोन करके नहीं बोलता नहीं पैसा इसके लिए आ रहा है, वो पैसा तो घुस गया। अच्छा लाइफ जा रहा था, विद इन 15 डेज इनकम टैक्स से आ गया नोटिस, और वो लेट गया। बोला हम गए सर, बर्बाद हो गए। नोटिस का मतलब एक्सप्लेनिंग, वो लोग लिखता है समन इशू करता है, इनवाइट करता, आओ कहाँ से आया 10 लाख। वो मेरे को तुरंत कॉल किया, हम बोले सुन, जाना और बोलना ये जो पैसा आया है ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता, 0 टैक्स। समझ आया अच्छी तरह से? याद आ रहा है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता, 0 टैक्स। बोला पक्का सर? हमने जाना, बच गया। तो ध्यान रखना ये सब आपको बताना घर में, आपको कोई नहीं बताएगा, सुन रहा आराम से। उसी तरह से पता कैसे चलेगा सर? सुनो, ये बंदा एसेट ट्रांसफर करेगा इसको, सपोज करो बिजनेस 1 एसेट ट्रांसफर किया बिजनेस 2 को। अब बिजनेस 1 आईटीसी तो ले चुका है, एक लॉ है, पढ़ोगे आगे, आइदर तुम पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन लो या फिर उस एसेट का आईटीसी लो, 2 में से एक ही चीज लो। दोनों बेनिफिट तो नहीं देंगे कि बेटा आईटीसी भी लेगा फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी लेगा और हम लोग ताली मारेंगे। दोनों में से एक चीज लो। एसेट का डेप्रिशिएट होगा कि नहीं? फर्नीचर किस रेट से डेप्रिशिएट होगा? फर्नीचर बोल तो मारेंगे अभी तुम लोगों। फर्नीचर पहले क्या बोला? वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब सुनो, लैपटॉप सर, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है ना लैपटॉप? हाँ। कंप्यूटर? अरे नीच लोग, पूरा माँ बहन कर दिया। साला लोग, कुछ नहीं होगा तुम लोग का, समझ गया। बिजनेस 1 हो गया, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, बस खत्म करो। अब आगे पढ़ना ही नहीं, ये हो गया देखो परमानेंट, पढ़ के जाना, एग्जाम में लिखना, पास हो जाएगा, ठीक है। यही ठीक है तुम लोग के लिए, बेशरम लोग सब भूल जाता है। भाग। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ये 2 ऐसे नमूने हैं आपकी जिंदगी में जिनको बोला जाता है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड मतलब आप उससे रिलेटेड हो, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब आप उससे अलग हो। माना जाता है इन लोगों में आप सप्लाई कर सकते हो बिना कंसिडरेशन के। सर रिलेटेड पर्सन मतलब लास्ट क्लास समझाए थे,
कौन कौन आता है रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में? कौन कौन आता है रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में? मैं बोला रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में नंबर 1 आता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कौन आता है बोलो? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दोनों क्या है? रिलेटेड पर्सन। दोनों क्या है? रिलेटेड पर्सन। हम बोले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये क्या आता है बोलो? रिलेटेड पर्सन में। नंबर 2 ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ ईच अदर कंपनी। एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, उसका 2 ऑफिसर है ए एंड बी, ठीक है। एक और कंपनी है बेटा बी लिमिटेड, उसका भी 2 ऑफिसर है बी एंड ए। अब ध्यान से सुनो, क्या दोनों के कंपनी में ए लिमिटेड का मेन मालिक ए, बी लिमिटेड का मेन मालिक बी, क्या ये लोग एक दूसरे के कंपनी का ऑफिसर है? क्या बी ए के कंपनी का ऑफिसर है? द आंसर इज यस। क्या ए बी के कंपनी का ऑफिसर है? द आंसर इज यस। तो ऑटोमेटिकली ए और बी क्या माना जाता है? रिलेटेड पर्सन। ठीक है, तुम्हारा और उसका, तेरा नाम क्या भाई? दीप, DI E ना। सपोज कर तेरा कंपनी है डी लिमिटेड, ठीक है, जिसमें तुम एक नंबर 1 ऑफिसर है और तेरे को दूसरा ऑफिसर रखना है। किसको रखेगा? सागर को, ठीक है, देख ले भाई, ट्रस्ट देख उसको, ठीक है, इसको रखा, ठीक है। अब सागर का भी कंपनी है, अब देखना रखता है कि नहीं तेरे को। सागर का भी कंपनी है जिसका नाम है एस लिमिटेड, एक और ऑफिसर चाहिए भाई, किसको रखेगा? तो देख, ये तेरे को रख लिया मान ले, ठीक है, दीप को रख लिया, दीप लिमिटेड को नहीं, दीप को रख लिया, डन है क्या? अब तुम सुन, तुम उसके कंपनी का ऑफिसर है, वो तेरे कंपनी का ऑफिसर है, डन है। क्या हम बोल सकते हैं डी लिमिटेड और एस लिमिटेड एक रिलेटेड पर्सन है? इनडायरेक्टली तो रिलेटेड हो गया ना, वही बोलने मांग रहे, रिलेटेड पर्सन है। आप क्या बोलिए? रिलेटेड पर्सन है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन मतलब देयर इज अ चांस कि आपसे उसके पास कोई सप्लाई होने का चांसेस है बिना कंसीडरेशन के, इसीलिए इसको रिलेटेड पर्सन में ला ले। डन है अच्छी तरह से। यहां पे चांसेस नहीं है क्या डी वाला कुछ एस को दे सकता है, एस वाला कुछ डी को दे सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑफिसर। डन है, क्लियर है। तो ये बोला जाता है रिलेटेड पर्सन। क्या बोला जाता है बोलो? रिलेटेड पर्सन। देखिए ये देखिए रिलेटेड पर्सन, देखिए सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के, या वो इंसान उसके इंसान का क्या है बोलो? ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ बिजनेस। डन है क्या? बोल रहे अगर पार्टनर्स है तो वो लोग रिलेटेड पर्सन माना जाता है। रिलेटेड पर्सन कौन माना जाता है बोलो? पार्टनर्स। सपोज करो हम लोग सब मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, और देयर इज अ हाई चांस कि हम लोग एक दूसरे को सामान फ्री में दे, हाई चांस हम लोग एक दूसरे को सर्विस फ्री में दे। डन है क्या? नेक्स्ट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये 3 पॉइंट आउट है, तो बताओ। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, आप लिखना चालू कर दिए। खुद का सेटिस्फेक्शन नाम का चीज है, जिसको नहीं चाहिए सेटिस्फेक्शन रट लो। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, बस हो गया। तुम तब भी राइट है, तब भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा ना, मतलब समझना पड़ेगा ना रिलेटेड पर्सन कौन आता है। अगर आप ऑफिसर हो एक दूसरे कंपनी के, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, पार्टनर हो, आप लोग क्या माने जाओगे? रिलेटेड पर्सन। क्या माने जाओगे? रिलेटेड पर्सन। बोल रहा है एक बंदा चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है या होल्ड करता है 25% ऑफ द वोटिंग पावर ऑन बोथ ऑफ देम। सर इसका मतलब ये एक बंदा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों कंपनी में 25% शेयर इसका, 25% शेयर इसका होल्ड करता है, दोनों का। तो इनडायरेक्टली ए और बी क्या माना जाएगा? रिलेटेड।
है कि नहीं? ए और बी क्या माना जाएगा? रिलेटेड। हम फॉर एग्जाम्पल अभी एकदम क्लियर बात बताते हैं, आप हमसे भी पढ़ते हो, आप एक और टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली हम और वो क्या हो गए? रिलेटेड हो गए, क्योंकि हम भी कंट्रोल करते हैं 25%, वो भी कंट्रोल करता है 25%, तो हम बोलेंगे मेरे क्लास का टाइमिंग ये है, तुम्हारे नहीं उसका है, तो इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? यस और नो? अब हम चाह के भी अपने 2.5 से 4.5 नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट मतलब मान के चलना पड़ेगा, हम लोग सब क्या है? रिलेटेड है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। अगर तुम इस कंपनी का होल्ड किया 25%, इस कंपनी में भी तो तेरा स्टेक 25% ही है ना, तो इनडायरेक्टली तेरा दोनों में तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। नहीं समझा? पक्का ना? और जब ये लोग दोनों रिलेटेड होगा तो देयर इज अ चांस की सप्लाई होगा फ्री में, तो गवर्नमेंट उसको भी कवर करता है। गवर्नमेंट चाहता है कोई भी सप्लाई बिना पैसा के ना हो, और अगर हो रहा है तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगेगा। आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, जीएसटी लगाने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू। ये तो फ्री का हो रहा है, कैसे लगाएंगे जीएसटी? हम बोले उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ना एक चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें सीखेंगे किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा ऐसे केसेस के लिए। डन है अच्छी तरह से? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है सर, और बताइए, और बताइए, और देखिए, और देखिए, हो गया। एक इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है दूसरे को। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कंट्रोल करती है नहीं? एग्जांपल है, मेरी गर्लफ्रेंड किसको कंट्रोल करती है? मेरे को। ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है, पूरा डायरेक्ट है सर, और क्या करेगी? तो हम चढ़ी रहती है माथा पे। डन है क्या? अब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त को थ्रू मेरे को कंट्रोल करती है। तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी नहीं जाना, उसको मत ले जाना। समझ आ रहा है क्या होता है? अब जैसे हम बस एक बात शेयर कर रहे, मेरा एक दोस्त है, नाम ले लेते हैं, उसका नाम क्या है? सौम्या। ठीक है, लड़की नहीं है, लड़का है, इसको हम सौम्या बोलते हैं, एक्चुअल में सोमोजीत है ये, ठीक है। बंगाली में इसको सोमोजीत बोलते हैं, मैं इसको सौम्या बुला के घुमाता रहता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मेरे घर आया स्टे करने, ठीक है। अब इसकी बंदी जो है मेरे को बोलती है कि इस बंदे को ड्रिंक मत करवाना। अब ये बता डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। उसको बोली तो बात डायरेक्ट होता, उन्हें को बोली। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ऑटोमेटिकली हम लोग दोनों रिलेट हो गए। बोलने का मतलब ये है कि अगर ए कंट्रोल करता है बी को और बी कंट्रोल करता है सी को, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड। ए कर रहा है बी को, बी कर रहा है सी को, ठीक है। अगर आपको कोई चीज मना करवाना होगा, दादा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे या दादी नहीं बोलेगी, आपके पिताजी को बोल देगी, पिताजी आपको तुम्हारा काम तमाम, तुम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ये हुआ इनडायरेक्ट। दादा डायरेक्ट बोले तुमको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे? बाप के थ्रू। समझ आ रहा है? तो ए और सी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पर्सन। ए और सी क्या माना जाएगा? बोलो, रिलेटेड पर्सन। डन है क्या अच्छी तरह से? यस और नो बोलो। ओके, 6 नंबर कट कर दीजिए, 6 नंबर कट कर दीजिए। डन है? अच्छा, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। नंबर 8, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। दे आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, क्या आप बोल पाएंगे? द आंसर इज यस, आप बोल सकते हैं। नंबर 1, ऑफिसर of each other's company are called related person. Number 2, employer employee, partners, member of same family. पहले एक दूसरे वाला सारा हटा दो। once more, officer of each other companies, employer employee, partners, member of same family. अगर फैमिली मेंबर जितना भी है सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। जितना भी तुम लोग का चाचा चाची से झगड़ा होता है तो तुम्हारी अपनी ही, दूसरा कोई बोलेगा तो तुम लड़ लोगे, तुम जो बोलोगे सब सही। समझ आ रहा है? यही होता है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली, 4 सही हुआ ना। अब बोल रहे हैं जब एक इंसान 2 को कंट्रोल करे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ये भी रिलेटेड है। उसी तरह से जब
दो इंसान, जब दो इंसान बोलो बोलो, जब दो इंसान थर्ड पार्टी को कंट्रोल करे, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। एक्चुअल में ये समझ आ रहा है? दो जन मिलके एक को कंट्रोल करे तब भी ये लोग क्या रहेगा? रिलेटेड। एक इंसान दो को कंट्रोल करे तब भी क्या है? रिलेटेड। आपका रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है सर। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन, सुनो, अब ये दूसरा बंद करवाइए, दूसरा कर दे थोड़ा देर के लिए। मतलब मानते तेरा सेंटर कर दे क्या थोड़ा देर के लिए? बोल भाई। जो बिजनेसमैन दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो और मतलब ऐसे उसका जो सब्सिडरी होगा तो वो सारा में तो इनडायरेक्टली रिलेटेड। समझ आ रहा है? ठीक है बाबू, अब से रिमोट तेरे पास रहेगा, सारा अधिकार तेरे नाम। अब जिसे गर्मी लगे बोल देना, इधर आओ, हमको लगे हम ऑन कर देंगे। हेड ऑफिस मेरा है कहां पे? बोलो बोलो ना, इरिटेटिंग लोग। कहां है पे हेड ऑफिस? कोलकाता में। हेड ऑफिस कहां है? बोलो कोलकाता में। अब हम एक ब्रांच खोले, ब्रांच 1, ठीक है, चेन्नई में, और एक ब्रांच खोले, ब्रांच 2 दिल्ली, अच्छा नहीं है, मुंबई में। डन है? ये सुनो, ध्यान से सुनो। कोलकाता में जब हम ब्रांच खोले, मतलब कोलकाता मेरा हेड ऑफिस है, हम आपको सिखाए थे जिस जिस प्लेस से आप बिजनेस करेंगे वहां स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, ये हुआ वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन, ये हुआ तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन, ये हुआ महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन। डन है? ऐसा हो सकता है ना कि हम अपने हेड ऑफिस से कोई सामान ब्रांच में भेजवाए? नहीं हो सकता? हो सकता है सर। फ्री में भेजवाए, फ्री में भेजवाए, होता ही है। हम अपना हेड ऑफिस से सामान इस ब्रांच में भेजाए, फ्री में भेजाए, तो बोलता है कि इन दोनों को भले ही एक है, ये लोग, ये मेरा ही है ना दोनों, मेरा ही है ना दोनों, लेकिन दोनों को जीएसटी के परव्यू से क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेपरेट पर्सन, और इन दोनों पे जो सप्लाई होगा उसको सप्लाई माना जाएगा, इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। समझ आया अच्छी तरह से? यानी कि ये वाला कोलकाता और चेन्नई वाला भले ही एक आदमी का है, फिर भी क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट। भले ही एक आदमी का ही है, फिर भी क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट। तो अगर आप कोई भी तरह का गुड्स या सर्विस रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करेंगे बिना कंसिडरेशन को, उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बोलिए, सप्लाई माना जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो शेड्यूल 1 का नंबर 1 एक्टिविटी बोलिए, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। नंबर 2 क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और पर्सन बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। नंबर 3 सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सर्विस, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। गर्मी लग रहा है क्या? आई नो। ये भी चला एक बार, ये ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, क्या है बोलो? मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट? मेडिसिन। हम तुमको सच बता रहे क्या होता है। आप कभी नोटिस किए हो मेडिसिन जितने भी शॉप है उसके पास सारा मेडिसिन मिलता है? क्या वो सारा मेडिसिन खरीदता है? एजेंसी करता है। वो उस मेडिसिन का क्या करता है? एजेंट है। क्या है? एजेंट है। होता क्या है, अलग अलग कंपनी अपना मेडिसिन बनाता है और जाके सारा डिस्पोज कर देता है जितने भी मेडिसिन शॉप है, ठीक है। सपोज करो एक
मेडिसिन कंपनी है, मतलब मेडिसिन बेचता है, जिसका नाम है मेट्रो फार्मा। अगर पॉपुलर नेम बोलो, फ्रैंक रोज सुना है? फ्रैंक रोज, ये नाम सुना होगा तुम लोग, ये तो सभी सुना होगा। मेडिसिन का शॉप है ये, यहाँ कोई फ्रैंक नहीं हो रहा है, फ्रैंक रोज उसका नाम है, ठीक है। ये इंसान अपने कस्टमर्स को क्या देता है? मेडिसिन देता है, ठीक है। मेडिसिन एक गुड्स है कि नहीं है बताओ? द आंसर इज गुड्स है। मेडिसिन एक क्या है? गुड्स है। यहाँ पे हम ये नहीं समझा रहे कि इसी एग्जाम्पल पे जीएसटी लगेगा, हम ये समझा नहीं रहे, हम सिर्फ समझा रहे एक चीज जो मेरे को समझाना है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये है, ये बंदा है कौन बोलो तो? प्रिंसिपल। इसको अपने क्या बोलेंगे? एजेंट। क्या होता है, ये बंदा अपना सामान इसको देता है, किसको? एजेंट को। और एजेंट क्या करता है? अपने नाम के बिल पे कस्टमर को बेचता है। फ्रैंक रोज कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम पे नहीं बेचेगा, अपने कंपनी का बिल। कभी लियो दवा लियो, कभी तो बीमार पड़े होगे, देखना मेडिसिन वाला अपने नाम पे आपको बिल देता है। यस और नो? लॉ बोलता है कि अगर प्रिंसिपल क्या वर्ड यूज किए? अगर व्हाट? प्रिंसिपल। अगर कौन बोलो? प्रिंसिपल कोई सामान मतलब क्या? गुड्स। यहां सर्विस इंक्लूड नहीं है। सर्विस कैसे एजेंट के थ्रू? तुम लोग पागल हो? हम अपनी कल रात को बहन को पढ़ाएंगे, बोले तुम पढ़ा देना आज, एजेंट। सर्विस तो मेरे थ्रू ही जाएगा ना, गुड्स जा सकता है एक एजेंट के थ्रू भाई। तो अगर प्रिंसिपल कोई सामान यानी कि गुड्स एजेंट को ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा बोलो? एजेंट को ट्रांसफर करेगा, और एजेंट उसको सेल करेगा। क्या करेगा बोलो? सेल करेगा अपने नाम के बिल का। तो जो प्रिंसिपल से एजेंट सप्लाई हुआ है बिना कंसिडरेशन के, वो सप्लाई माना जाएगा। यानी कि ये जो सामान इसके पास से इसके पास गया है विदाउट कंसिडरेशन, ये जो प्रिंसिपल दिया है किसको? एजेंट को, विदाउट कंसिडरेशन, ये क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। सर बिजनेस है, अभी ये क्या है? बिजनेस ही तो है, डन है अच्छी तरह से। तो सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट। अब पढ़ो, देखो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, समझ आ जाएगा। उस दिन भी तो पढ़ाए थे ना, आज ज्यादा अच्छा है क्या? बेटा तेरा मन हो रहा है तो आज ज्यादा अच्छा है। भाई क्या हम बंद कर दे रहे हैं? ओह हमको एसी चला, घर जाएंगे। ये एक से एक है साहब। एक बार ये बंदा बोला सर हम घर जा रहे, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं बोले एसी बंद करिए, हम घर जाएंगे। डन है? रीड किया भी? अरे तुम लोग का कसम, रीड कर, नहीं शादी नहीं होगा, रीड कर। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा। रीड कर, क्या लिखा है? टू डिटरमाइन वेदर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नीड टू कंसिडर व्हाट? फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1, invoice for further supply is issued by agent in his own name। ये कीवर्ड्स है। प्रिंसिपल अगर एजेंट को दे रहा है तो एजेंट जो कस्टमर को दे रहा है, जो फाइनल इंसान को दे रहा है, वो अपने नाम के बिल पर देना चाहिए। नंबर 2, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब सपोज करो हम अगर स्नेहा नाम है ना तेरा, हम अगर वंदना को दे रहे, वंदना अपने नाम पे उसको देगी, तब जाके हम जो फ्री में दे रहे ये सप्लाई है। लेकिन हम वंदना को दे रहे, वंदना मेरे नाम पे उसको बेच रही है, तो ये डायरेक्ट ही रिलेशनशिप हुआ। तो ये क्या कर रही है सर? ये तो एजेंट है। हाँ, इसको बोला जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसका काम होता है माल को क्या करना? सिर्फ क्लियर करवाना। समझ आ रहा है? नाम हम ही, मेरे ही नाम पे अगर बेच रही है तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। समझ आ रहा है? उसका बिजनेस अलग होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है
इफ प्रिंसिपल directly issue invoice in its own name, then such an agent is mere what? Clear and forwarding agent. उसका काम है सिर्फ माल को क्या करवाना, बोलो बेटा, क्लियर करवाना. माल को क्या करवाना, बोलो, क्लियर करवाना. डन है अच्छी तरह से? कोई डाउट है? होता है, होता है, बहुत जगह होता है. तुम उसको कैसे लाया? तुम मेरे पास कैसे लाया? तुम ऐसे पढ़ा फिर ले आया, तो तुम मेरा क्या बना? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. तुम अपने नाम पे बिल दिया उसको, लोग तुम हम बिल दे रहे थे. समझ आया? बहुत एजेंट होता है जो सिर्फ मिलाता है लोगों को बस. हाँ हाँ हाँ. किसको? चालाक ब्रो. सुनो, ये बिना कंसिडरेशन के सप्लाई किया, ये इसका मेडिसिन बेचा, मेडिसिन बेचने के बाद ये अपना बेचने का कमीशन काटता है और मेडिसिन का पैसा इसको दे देता है. सर मेडिसिन का एक्सपायरी डेट 2024 हो गया तो ये मेडिसिन पूरा इसको लौटा देता है. मेडिसिन बेचने वाला कभी भी ठेका नहीं लेता मेडिसिन खरीदने का. मेडिसिन शॉप में कोई भी मेडिसिन उसका खरीदने, इसीलिए बोलते हैं ना मेडिसिन शॉप खोल, पैसा है, पैसा है, पैसा है. क्यों पैसा है? देखो बस मेडिसिन शॉप खोलना है और मेडिसिन कंपनी को फोन करना है, मेडिसिन शॉप खोले है. वो पूछे कहाँ खोला बे? और गांव में. तुम उसको देगा भी नहीं. तुम बोलेगा एकदम श्याम बाजार मोड़ में खोले है, सब मेडिसिन कंपनी तुमको दवा देगा अपना. तुमको बस स्टॉक मेंटेन करना, मेडिसिन बिकते रहेगा, तुम बेचा, कमीशन ले, बेच. अब तुमको पता है सर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है सर. एक मेडिसिन हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं. मेरे पापा का जो इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन कस्टमर को मिलता है 2500 में. मेडिसिन मैन्युफैक्चर होता है, कॉस्ट बोल रहे, कॉस्ट. ठीक है, ये बंदा इसको देता होगा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? और वो देख कितना में बेचता है. और वही इंजेक्शन हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर समझा? मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे हम लेते हैं, वो मेडिसिन मेरे को 700 में दे देता है. सेम मेडिसिन, सेम टू सेम. आप एक मेडिसिन का नाम सुने होंगे, जेनेरिक मेडिसिन. जेनेरिक सुने होंगे. वो क्या होता है सर? वो भी मेडिसिन ही होता है. एक इंसान जब एक मेडिसिन बेच रहा होता है, उसमें कॉम्पोजिशन होता है कि मेडिसिन कैसे बनता है. उस पर जब ब्रांड वैल्यू चिपक जाता है तो वो उस ब्रांड का मेडिसिन होता है. तुम्हारा ब्रांडेड मेडिसिन खाएंगे. वही मेडिसिन जब बिना ब्रांड के बिकता है उसको जेनेरिक बोलते हैं. और वो सस्ता मिलता है, लेकिन हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, नकली होगा. बागड़ी मार्केट है ना, वहां पे जेनेरिक मेडिसिन मिलता है कम दाम में. लोग लेते भी है, लेकिन जब फायदा नहीं होता तो समझते हैं कि नकली है, क्योंकि वहां पे लोचा हो सकता है नकली का. हम बहुत पहले का बात बता रहे हैं. हम क्यों चिढ़ते बागड़ी मार्केट से? नहीं, वो वाला नहीं, वो तो फिर भी अभी रिसेंट है, पुराना बात है. हम अपनी मम्मी के साथ गए थे दिवाली में. उस समय घर उतना पैसा नहीं आ रहता था, छोटे थे. पटाखा होता है ना, वहाँ पे एक औरत, तो सब लोग घूम घूम के पटाखा बेचता है, घूम घूम के. अभी नहीं पता, अभी का नहीं पता, घूम घूम के, समझ आ रहा है? चरखी. मम्मी सोची बच्चा देख, उस समय यार पटाखा वटाखा नहीं हो पाता है. ठीक है, 500 रुपया था हमारे पास. ठीक है, और वो आके बोलती है चरखी ले लेने. मम्मी पूछी कितना, वो बोली 100. मम्मी बोली 50 रुपया देंगे, दे दी. ऐसे करते करते हम लोग पूरा 500 का पटाखा लिए, पूरा झोला भर के. बहुत खुश खुशी हम घर गए. रंग मसाला, टुबड़ी, चरखी सब था. बहुत खुश हुए, बहुत. ठीक है, और मम्मी तो जानता है तो शो ऑफ करेगी किसके सामने? पापा के सामने. देखे ले आए 5, इतना सस्ता. पापा कुछ नहीं, स्वैग में उठे, बोले रंग मसाला जलाना था. मम्मी बोलती पागल वागल है, घर जल जाए. जलाओ ना. जलाए, ऐसे निकला, फिर बालू, पूरा पटाखा बालू से भरा हुआ. समझ आ रहा है? तो ये सब प्रॉब्लम होता है. मतलब बाकी तुम लोग मर्जी. ऐसे गुड प्लेस. डन है वाला, ऐ समझा पैसा का? बच्चा लोग सुनना, कितना एक्टिविटी हुआ बच्चा लोग? 3. क्या क्या बोलो तो? परमानेंट, मेरे को देखो. परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन which in which ITC has been availed.
अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उस पर आपको क्या मिलेगा, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मिलेगा। शेड्यूल 1, अच्छा शेड्यूल 1 का कितना एक्टिविटी है, 4। शेड्यूल 1 का हर एक एक्टिविटी को पैरा बोलते हैं, तो शेड्यूल 1 पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। नहीं समझा? शेड्यूल 1 का पैरा 1 में लिखा है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, शेड्यूल 1 का पैरा 2 में लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, शेड्यूल 1 का पैरा 3 में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन in which further supply has been made by the agent in its own name। लास्ट आता है बेटा, क्या देखो तो सर आप बोले इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वहां भी आया यहां भी आ रहा है, कौन सा समझे? मैं सारा समझा रहा हूं, एक बार के लिए देखो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, एक ऐसा इंसान सर्विस को इंपोर्ट करवा रहा है जो रिलेटेड पर्सन से करवा रहा है, या फिर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड का है इंडिया। एक सेकंड मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड टाइम दो, एक बार ये चार्ज कर ले थोड़ा। लेकिन ले लेंगे भाई, याद रखना। हम तुम सोचेगा हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अरे क्या जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम डाल लेंगे पूरा पॉकेट में, सोच लेना। अब बोलेंगे ठीक है भाई दे। समझा? ये देख क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या लिखा है बोलना बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सुन ध्यान से, एक बार एग्जांपल पर खुद समझ जाएगा। एग्जांपल पर, एक कंपनी जिसका नाम क्या है, एजे लिमिटेड, वो रिसीव्ड किया कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विस उसको मिला, कहां से मिला, हेड ऑफिस लोकेटेड इन बैंकॉक, यानी कि फॉरेन में एक स्टैब्लिशमेंट है। ये जो हेड ऑफिस है ना, वो क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बोलो, स्टैब्लिशमेंट। बैंकॉक, बैंकॉक के इंडिया में क्या आउटसाइड इंडिया, बोल इंडिया में क्या, इतना पता है ना, आउटसाइड इंडिया। तो हमको सर्विस मिल रहा है अपने हेड ऑफिस से जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन ये सर्विस हमको मिल रहा है बिना कंसीडरेशन के, तो भी हमको क्या माना जाएगा, सप्लाई। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? डन है? तो आपको याद हुआ कि नहीं 4 एक्टिविटी, बोलो पक्का। अब हम तुमको एक डायग्राम बना रहे, आप इसको दिमाग से याद करो या समझो, वो तुम्हारा काम है, लेकिन देखो हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या, बोलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हम आपसे बस इतना पूछेंगे, क्या ये सप्लाई है कि नहीं? आपका आंसर होना चाहिए यस और नो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक डिवाइड कर रहे हैं विथ कंसिडरेशन, एक हम डिवाइड कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। एक हम डिवाइड कर रहे हैं क्या, बोलो, विथ कंसिडरेशन, एक हम डिवाइड कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। समझ आ रहा है? अब हम विथ कंसिडरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। विथ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विथ कंसिडरेशन हो रहा है लेकिन बिजनेस नहीं है, या फिर बिजनेस है, तो मेरे को बताओ, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है विथ कंसिडरेशन, पैसा के साथ, बट बिना बिजनेस के, क्या वो सप्लाई है कि नहीं है? द आंसर इज सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(b। याद आ रहा है हम क्या बोले थे? नो बिजनेस नो कंसिडरेशन, सॉरी नो बिजनेस नो सप्लाई, बट उसका एक्सेप्शन दिए थे 7(1)(b) में कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवा रहे हो विथ कंसिडरेशन, अगर विथ कंसिडरेशन होना चाहिए बट बिजनेस नहीं हुआ, तब भी वो सप्लाई माना जाएगा। डन है क्या? यस और नो? अब सुनो, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है विथ कंसिडरेशन,
विथ कंसिडरेशन विथ बिजनेस, तो सर ये तो ऑटोमेटिकली सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(a). नॉर्मल है, नॉर्मल है सर, नॉर्मल सब प्रेजेंट है इसमें, बिजनेस भी है कंसिडरेशन भी है, तो नॉर्मल 7(1)(a) में आएगा। डन है क्या? उसी तरह से अगर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, मतलब बिना पैसे के हो रहा है, लेकिन नो बिजनेस है, या फिर क्या है बोलो, बिजनेस है, तो हम आपसे पूछते हैं अगर नो विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब बिना पैसा के हम सर्विस मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट समझ आता है क्या, बाहर से ले रहे हैं, तो अगर हम सर्विस मंगा रहे हैं बिना कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन के, लेकिन नो बिजनेस के, सप्लाई है कि नहीं है? कंसिडरेशन भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, ये नो सप्लाई है। सपोज कर हम चले गए बाहर, तुम लोग बोलो ऑनलाइन पढ़ाइए, हम इंपोर्ट और सर्विस दे रहे, धंधा भी नहीं कर रहे, फ्री में दे रहे, तो सप्लाई मांगोगे। समझ आ गया अच्छी तरह से? अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस है, क्या सप्लाई है? सप्लाई है कि नहीं बोलो? द आंसर इज सप्लाई है। सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 पैरा 4 है ना? कॉपी करेंगे क्या ये कि समझ गए? मिटा देगी, करेंगे कॉपी? करो। अच्छी तरह समझ आ रहा है? अब जाके लास्ट क्लास खत्म हुआ। उनको लगता है कि हम तुम लोग के लिए पढ़ाए, तो गलत नहीं है, हम इसलिए पढ़ाए क्योंकि मेरे को लगा कि आज तुम लोग पढ़ने के मूड में है, तुम लोग का मूड देख देख के हमको पढ़ाना पड़ता है, ये अवस्था हो गया मेरा, अनपढ़ हो गए तुम लोग। डन है अच्छी तरह से? कॉपी करो पढ़ो। पक्का? आगे बढ़े? हाँ करो आराम से करो, सॉरी। किसको क्या करेगा, लिंक का काम नहीं है, ऐसे ही दे देंगे, भेज देंगे। कंसिडरेशन और लॉकड ऑब्जेक्ट डन है अच्छी तरह से? डन है कि नहीं है? अच्छा सुनो, ये हुआ आपका पूरा कंसेप्ट सप्लाई का, जिसमें आप लोग शेड्यूल 1 पढ़ लिए, जिसमें आप लोग क्या पढ़ लिए बोलिए? शेड्यूल 1 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। देखो हम छोड़ने वाले हैं नहीं जब तक दोनों शेड्यूल कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है, ठीक है? कल हम लोग करेंगे एक बहुत अच्छा चैप्टर, एक दिन में स्टार्ट होगा, एक दिन में खत्म, उसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या नाम है? कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर वो आया तो वो अकेला 10 मार्क्स का आएगा, ये याद रखना। तो कल का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आके कर लेना, मिस नहीं करना, ठीक है? कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगी ना कल तुम? तेरा आंख बताया, जो भी जेस्चर तुम बदली ना तुरंत आंख का, कॉम्पोजिशन स्कीम है, वीडियो ले लेना तुम तुरंत, ऐसे सोचिए कल। तो कल आना और वो समझ लेना। आज हमको ये पढ़ाने दें। अभी हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 2। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बोल? शेड्यूल 2। क्या पढ़ेंगे बोलना? शेड्यूल 2, जो ये बताता है क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप मैट खोल लीजिए और शेड्यूल नंबर 2 में आ जाइए ढूंढते हुए।
देखिए लिखा रहेगा एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जस्ट डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन के नीचे, ठीक है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बोलता है क्या सप्लाई है, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताएगा। ये आपको बताएगा कि जो तुम जो सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये तुमको बताएगा जो तुम सप्लाई कर रहे हो कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताएगा। ये बताएगा आपको कि आप जो सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बताएगा आपको कि आप सप्लाई जो आप कर रहे हो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अगर आप कोई सामान का ओनरशिप बेचते हो, किसी चीज का ओनरशिप देते हो, तो वो माना जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वही गुड्स कवर्ड है यहां पे जो एक तरह से कौन सा गुड्स हो, मूवेबल। लैंड का बेचना जीएसटी में आना नहीं होगा क्योंकि लैंड एक इमूवेबल है। ऐसा गुड्स ही यहां कवर्ड है जीएसटी के परव्यू में जो मूवेबल है। एक बिल्डिंग का बेचना जीएसटी में नहीं आएगा क्योंकि वो क्या है, इमूवेबल है। बिल्डिंग मेरा था, उसका ओनरशिप हम इनको दे दिए, वंदना को, तो क्या ये जीएसटी है कि नहीं है? द आंसर इज जीएसटी नहीं लगेगा सर, भले ही आपका सेल ऑफ ओनरशिप जा रहा है, क्योंकि ये जीएसटी में कवर्ड नहीं होता। गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स? मूवेबल गुड्स। समझ आ रहा है? अगर आप किसी मूवेबल गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करते हो ऑन स्पॉट या अग्री करते हो फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे, हम बोल सकते हैं ना 10 दिन बाद सेल कर देंगे, तो ये क्या, अग्रीमेंट टू सेल। आइदर आप ऑन स्पॉट सेल करते हो या फिर आप अग्रीमेंट करते हो सेल करने का कोई गुड्स का टाइटल, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे? गुड्स। उसको हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वही बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आइदर सेल कर रहे हो या नंबर बी बोलता है आइदर तुम क्या कर रहे हो, बोलो अग्रीमेंट टू सेल। आइदर तुम सेल कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, बोलो अग्रीमेंट टू सेल। आइदर तुम सेल कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, अग्रीमेंट टू सेल। आइदर सेल कर रहे हो या फिर अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो, तो क्या माना जाएगा? बोल, सप्लाई ऑफ गुड्स। डन है अच्छी तरह से? ओके 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 ओके। आपको याद है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट? याद है कि नहीं है? वो जो बिजनेस वाला अपना एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, वो भी माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। वो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका बी वाला नहीं पढ़ना है, देखो इसका बी वाला नहीं पढ़ना है। डन है अच्छी तरह से? वही जो अभी पढ़ कर आया ना शेड्यूल 1 में, वो सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा? गुड्स। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? परमानेंट डिस्पोजल वाला डन है क्या? हो गया, गुड्स खत्म। गुड्स में सिर्फ 2 ही एक्टिविटी, बाकी सब सर्विस है। सर इससे बस तो गुड याद कर ले तो सब सर्विस। हम बोले हाँ चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम गुड्स याद कर लिया और बाकी सबको सर्विस मान लिया, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है। हमको पता है सर ओनरशिप गया तो गुड्स, बाद में जाएगा तो भी गुड्स, परमानेंट डिस्पोजल हुआ तो भी गुड्स, बाकी सब सर्विस। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रीड तो कर ले, हम लोग रीड तो कर ले एटलीस्ट। तो इधर आ जा। एक्टिविटीज किसको किसको सर्विस बोलेंगे? नंबर वन ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तुम राइट टू यूज दे रहे हो, राइट टू यूज क्या दे रहे हो, बोलो? राइट टू यूज। कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दे रहे हो, नहीं समझा? कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का क्या दे रहे हो? राइट मतलब क्या? अधिकार। तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर हम इसी प्रॉपर्टी को बेच देते तो गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसको यूज करने का पावर दे रहे हो, क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे देना, टेनेंसी पे देना, लाइसेंस पे देना, ये सब कुछ क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है। सर आप बता दिए जो बिकेगा वही गुड्स,
जिसका यूज वो सर्विस। ठीक है। नंबर थ्री ट्रीटमेंट और प्रोसेस, यानी कि जॉब वर्क, रिपेयर और मेंटेनेंस। क्या सर, क्या समझाइए ना। सपोज कर हम गए एलन सोली में। कहां गए बोल? एलन सोली में गए, वहां हम क्लोथ पीस लिए। पीस समझ आता है? रेडीमेड नहीं लिए, पूरा कपड़ा लिए, समझ आ रहा है? अब ये क्लोथ पीस जाके हम अपने टेलर को दे दिए, टेलर उसको बना के एक शर्ट बना दिया। तो टेलर जो मेरे को दे रहा है वो गुड्स दे रहा है कि सर्विस? सर्विस है। उसी को हम लोग जॉब वर्क बोलते हैं। समझ आ रहा है? मम्मी का इयररिंग टूट गया, बनाने दी, गोल्ड वाला बनाया, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, रिपेयर। समझ आ रहा है? मेंटेनेंस, सब कुछ क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। डन है क्या अच्छी तरह से? शेड्यूल 2 है ये, शेड्यूल 2 याद रहेगा? ओके। देखिए, अगर आप बिजनेस एसेट को लिख लो हिंदी में, अगर बिजनेस एसेट को पर्सनल या फिर नॉन बिजनेस यूज में लगाते हैं, समझ आया? अगर आप बिजनेस एसेट को, अगर आप बिजनेस के एसेट को पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज में लगाते, यूज, तो वो क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये किसका है? बिजनेस का। अगर हम इसको अपनी बहन को घर में ले जाके प्रोजेक्ट करवाते हैं तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आ रहा है? यस और नो? डन है क्या? ओके बेटा, 5 नंबर में बोल रहा है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग रेंट पे देते हो, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या माना जाएगा बोलो? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या माना जाएगा बोलो? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेटा ये वाला ना बी नंबर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पता है हमको आपसे डिस्कस करना है। करे आपसे? बोलिए, करना है कि नहीं करना? बोलो, ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलना रे, पागल लोग खोया रहता अपनी दुनिया में। सुनो, ये आप है, आपको, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल सीएमए बन गए, आपको अपने लिए घर बनवाना है। ठीक है? घर बनवाने के लिए आप गए प्रमोटर के पास। किसके पास? प्रमोटर, जो घर बनाएगा आपका, कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ आ रहा है? प्रमोटर को बोले कंस्ट्रक्शन करो, प्रमोटर तुमको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। जब घर बन रहा होता है ना बेटा, तुमको हम अच्छा से समझाते हैं, समझो। हमको घर बनवाना है, हम किसको बोले बनवाने? प्रमोटर पहले प्लान बनाएगा, प्लान कि वो कैसा घर प्लान कर रहा है, उसको ले जाके वो जाएगा पहले केएमसी ऑफिस में। केएमसी ऑफिस वाला उस प्लान को अप्रूव करेगा, तब प्रमोटर घर बनाना चालू करेगा। प्रमोटर किसके लिए घर बना रहा है? आपके लिए। सपोज के लिए हम इनके लिए घर बना रहे हैं। जब हम घर बना रहे, हम क्या कर रहे? कंस्ट्रक्ट कर रहे। क्या कर रहे बोलो? कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? सर आप बोले इमोबल प्रॉपर्टी जीएसटी में नहीं आता, गुड्स नहीं माना। सुन तो ले, इमोबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन जब हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे? सर्विस। हम आपसे जीएसटी लेंगे। ठीक है? हम आपसे जीएसटी लेंगे। अब आप एक बार में प्रमोटर को पेमेंट नहीं करते हो। सपोज करो तुम 3 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हो और तुम्हारे साथ बात हुआ बनाने का क्या दाम लेगा? 2 करोड़। कितना दाम लेगा बोलो? 2 करोड़। बनवा रहे हो, तुम सबसे पहले उसको पेमेंट दिए, सपोज करो 25 लाख। ये जो तुम 25 लाख पेमेंट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारा घर को अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है।
यानी कि वो तुमको क्या दे रहा है, सर्विस। तो जब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें जीएसटी लगता है, क्योंकि आपको वो क्या सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन का। यानी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, समझा, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन के रेडी नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट, और आप उस समय उस बिल्डिंग को खरीदोगे तो जो भी पेमेंट आप दोगे उस पर जीएसटी लगेगा। घर बन के रेडी हो गया 3 तल्ला का पूरा, अब रजिस्ट्री वाला पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि अब जो तुमको हम दे रहे हैं वो कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्योंकि घर क्या हो चुका है, कंस्ट्रक्ट होके बन चुका है। अब वो गुड्स में भी नहीं आता, ना ही सर्विस में। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? जब हम आपको कंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो सप्लाई ऑफ सर्विस था, जीएसटी लगा रहे थे, लेकिन अब जब घर बन गया है, हम फाइनल पूरा आपको घर बेच रहे, पूरा फाइनल पेमेंट में, फाइनल पेमेंट पे देखना जीएसटी नहीं चार्ज होगा। सर जो नया कंस्ट्रक्शन वाला जो फ्लैट्स है उसमें जो इंटीरियर डेकोरेशन वाला काम होता है, तो मतलब जो प्रोमोटर ही करवा रहा है, उसके पहले अगर खरीदते हैं तो सीसी के पहले अगर खरीदा वो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है। सीसी समझता है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। क्या होता है सर वो, ये प्रमोटर बना के रेडी कर दिया, घर रेडी कर दिया, तो घर, अब ये प्रमोटर घर बना के रेडी कर दिया मस्त, अब तुम ये घर बनाया, अब केएमसी वाला आएगा, प्लान से चेक करेगा, जो पहले अप्रूव किया था ना प्लान कि कैसा घर होना चाहिए, चेक करेगा, सब सही रहा तो इस बिल्डिंग को क्या दे देगा, सीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। तो जो प्रमोटर तुमको बोल रहा है बाथरूम इंटीरियर सब उसका है, सब कंस्ट्रक्शन वाले सर्विस में ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। समझ आ रहा है? एक बार कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिल गया और उसके मिलने के बाद अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, सपोज करो वंदना को, जब हम वंदना जब घर खरीद रही थी तो बिल्डिंग रेडी नहीं हुआ था, सपोज को यहां फ्लैट है, ठीक है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन पे ये बच्ची खरीद रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस समय खरीद रही है, जीएसटी लगेगा। बिल्डिंग बन गया, सीसी आ गया, एक फ्लैट नहीं बेचा, भावना ही लेने, सर देंगे हम, हाँ ले ले, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बन के रेडी हो चुका है तब बेच रहे हैं। समझ आ रहा है? और कंस्ट्रक्शन के समय बेचना उसको सर्विस माना जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये मेरा सर्विस है। डन है क्या? समझ आ रहा है? तो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं तो बड़ा बड़ा बनता है, बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर सेल, जो तुम फ्यूचर मतलब बेचोगे बायर को, चाहे पूरा या आधा, एक्सेप्ट मतलब पार्टली, चाहे पूरा या आधा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा अगर सारा पैसा तुम ले रहे हो सर्टिफिकेट इशू होने के बाद। अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन पैसा ले लिए वंदना से तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जब हम भावना से ले रहे थे सीसी मिलने के बाद तो जीएसटी नहीं लगेगा। शायद हम समझा पा रहे हैं, क्लियर होना अच्छी तरह से। रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन पे प्लान अगर चेंज हुआ तो देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम पहले प्लान लिया था 3 तल्ला चढ़ाने का, फिर तुम वापस से प्लान चेंज करो, 5 तल्ला करेगा, फिर अप्रूवल, फिर वो 2 तल्ला का बाद चलेगा। 3 तल्ला कंप्लीट हो चुका है, 2 तल्ला का अलग आता है हमको। समझ आया अच्छी तरह से? अक्सर आप देखना कभी ना कभी घर खरीदोगे या हो रहा है, देखना यही होता है, तब तुमको समझ आएगा कि हाँ सही बोले थे हम। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? ओके, तो अभी तक कितना सप्लाई सर क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते। एक होता है बेटा कॉम्पोजिट सप्लाई, एक क्या होता है बोलो? कॉम्पोजिट सप्लाई। वो सप्लाई ऑफ सर्विस है कि गुड्स है, समझो। कॉम्पोजिट सप्लाई समझते हो? कॉम्पोजिट का मतलब एक साथ, नेचुरल बंडलिंग। क्या बोलते हैं? नेचुरल बंडलिंग। जब हम 2 चीज एक साथ देते हैं, चाहे हम गुड्स एक साथ दे, मतलब 2 गुड्स को एक साथ देना, या फिर गुड्स एंड सर्विस एक साथ दे, या फिर सर्विस एंड सर्विस एक साथ दे। सर रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट वाला जो आपको सप्लाई देता है वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। वो आपको गुड्स भी देता है, सर्विस भी देता है। आप उससे गुड्स छीन लीजिए, वो सर्विस नहीं दे पाएगा,
रेस्टोरेंट में खाना ही मत दो तो सर्विस क्या देगा? और गुड्स दे दो, सर्विस ना दो तो खाना क्या देगा? कच्चा गुड्स तो नहीं रख सकता ना। तुम लोग गया कबाब खाने, कच्चा चिकन रख दिया, खा। पनीर खाने गया तो पनीर पका हुआ होना चाहिए ना, कि कच्चा रख देगा चलेगा? नान वन कच्चा नहीं है, आटा खा लो तो नहीं चलेगा ना। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, रेस्टोरेंट वाला आपको गुड्स भी देता है, सर्विस भी देता है, मेरे को बताओ वो सप्लाई ऑफ गुड्स देगी सर्विस? बहुत नहीं होगा, एक होगा। जिसका परसेंटेज ज्यादा हो वो तो मिक्स्ड में आ गई तुम। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट मेन क्या है? सर्विस मेन है ना सर, प्रिंसिपल सप्लाई नहीं सर, आप पढ़ाते हैं हम लोग गांजा, हम लोग नहीं याद रखेंगे, हम लोग कसम खाए नारा लगाए नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट क्लास याद है, कॉम्पोजिट वैलेंटाइन के एग्जांपल दिए थे रोज। क्या तुम लोग के लिए हम किस किस लेवल में जा रहे बे? डन है क्या? मेरी मम्मी देखेगी पहचान नहीं पाएगी मेरे को कि ऐसा भी पढ़ा सकता है जिंदगी में। तुम लोग कैसा है यार, मेहनत का इज्जत नहीं। क्लियर वो अच्छी तरह से? डन है क्या? तो कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है बोल? कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? जब दो चीज एक साथ जाता है। हम बोल रहे हैं रेस्टोरेंट में या कैटरिंग वाला समझो। कैटरिंग वाला में आप कैटरिंग वाले को हलवाई नहीं, जो हलवाई रख देते हो, वो बावर्ची घर में वो आता खाना बनाने, गुड्स तुम ही देते हो। कैटरिंग मुंह से निकालो कैटरिंग। तुम लोग का कैटरिंग का मतलब होता है हम हलवाई रख दिए हैं, सब्जी ला दे बना देगा वो बावर्चा वो बनाएगा तो अलग हो गया भाई, वो तो बनाने का है। हम बोल रहे हैं कैटरिंग, जहां पे आप 20-25 हजार रुपए दे देते हो, वो आइटम बता देते हो, बना के रेडी कर देता है। यही ना होता कैटरिंग। रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज में गुड्स भी देता है, सर्विस देता है। तो आप दोनों में से एक ही लो, वो है प्रिंसिपल सप्लाई। अगर तुम रेस्टोरेंट वाले को बोलोगे तुम सर्विस मत दो, तुम खाली गुड्स दो, तो रेस्टोरेंट चलेगा? गुड्स देना तो तुम रेस्टोरेंट जाके खरीदते हो कि बाजार से, तो फिर रेस्टोरेंट क्यों जाते हो? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। अगर बाजार खाली गुड्स ही लेना था तो हम बाजार से गुड्स लेके घर में नहीं दे देते, बना मम्मी। रेस्टोरेंट वाला पका के दे रहा है ना, तो वो सर्विस है। वही हम बोलने मांग रहे हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई में जो रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट वाला लोग होता है, वो एक्चुअल में क्या देता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आ रहा है? उसी तरह से वर्क कॉन्ट्रैक्ट जानते हो बेटा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट जानते हो? कोई काम का ठेका दे देना। दिवाली में अक्सर होता है, दिवाली में दुकान जितने भी बड़े बाजार के सेठ है सा, वो लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। एक लेबरर वाला जो संभालता है उसको बोलते हैं इसको रंग करवा देना, सब करा देना, वो होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या करता है, उसको तुम बोल देना यहाँ रंग करवा देना, सब करवा देना। जैसे ये सेंटर का एग्जांपल ले लो, हम ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे दिए थे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझे? हम एक सामान भी खुद लाके नहीं दिए, हम बोले इसको अच्छा से बना दो, तो सारा लकड़ी, इलेक्ट्रिक का जितना वायर्स, वो लोग सब खुद लाया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसी को ये बनाया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इन दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर? सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स रखने से, मंत्र पढ़ने से लग जाएगा क्या? उसको तो लगाना पड़ेगा ना। तो भले गुड्स एंड सर्विस दोनों जा रहा हो, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 2 कंप्लीट हो गया बेटा, शेड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। डन है अच्छी तरह से? 1 मिनट ब्रेक ले लो, खाली लास्ट लिस्ट बचा है, बहुत मजा आएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरा चैप्टर। वो देखने पे बड़ा लग रहा है, आगे वो मैट को सुंदर रखने के लिए रखे बर्गर पिज्जा, डोंट वरी, वो इजी है। ठीक है, डन है? 1 मिनट टाइम दे दो मेरे को, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मन है तो ओ तब कल कर लेंगे। नाइदर गुड्स और सर्विसेज, नाइदर गुड्स और मतलब नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। प्लीज ध्यान से देखो, अरे आस्ते करना बे। श्राप लग जाएगा, ब्रेकअप वुकअप हो जाएगा। नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट। और ये दिया हुआ है कौन से शेड्यूल में बोल? शेड्यूल नंबर 3 में। मतलब क्या? सप्लाई माना ही नहीं जाएगा।
क्या सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। किसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, किसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शेड्यूल नंबर 3 में दिया हुआ है, किसको किसको नहीं मानेंगे। हम बोले जो इंप्लॉय इंप्लॉयर के लिए सर्विस करता है वो सप्लाई में कवर ही नहीं होगा। जाओ बाबा, यानी कि इंप्लॉय जो सर्विस दे रहा है किसको, इंप्लॉयर को, सर्विस ही ना दे रहा है, उसके लिए काम कर रहा है तो सर्विस दे रहा है ना वो, तो वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आप सैलरी दे रहे, मतलब इंप्लॉय जो सर्विस दे रहा है, इंप्लॉयर जीएसटी नहीं लगाएगा। समझ आ रहा है, एम्प्लॉय मतलब इंप्लॉय जीएसटी लगा के अपना सैलरी नहीं मांगेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं माना जाता। कीवर्ड्स बेटा ये आएगा एग्जाम में, पूरा लिखना पड़ेगा। शेड्यूल 3 पक्का बता रहे हैं हम, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 में एक तो पक्का आएगा, तुम ध्यान रखना, वहां आएगा, चीखोगे चिक चिक के। अभी पेपर दिखाएंगे, पांच पेपर, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे रिपीट होता है सुनो। वो लोग डायरेक्ट पूछेगा आपसे, वो लोग क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा, शेड्यूल 3 बताओ, नेगेटिव लिस्ट बताओ। नंबर 1 एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो सप्लाई सर्विस गिवन बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, सर्विस गिवन बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। हम क्या बोले आपको, हम क्या बोले, बोलो क्या बोले, सर्विस, क्या बोले, सर्विस गिवन बाय, सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय टू employer, service given by employee to employer is not treated as what, बोलो, not treated as what, supply, is not treated as supply, is not treated as supply। डन है क्या। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 ध्यान से देखो, नंबर 2, नंबर 2 ध्यान से देखो, बोल रहे, बोल रहे कोर्ट, कोर्ट समझते हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, चाहे ट्राइब्यूनल हो। ठीक है, ये जो जितने भी कोर्ट है या जितने भी ट्राइब्यूनल है, ठीक है, ये देखो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जो आपको सर्विस देते हैं उसको सप्लाई नहीं माना जाता। जज बैठ के जो तुम्हारा सुन रहा होता है, सर्विस ही ना सुन रहा है, तो सर्विस ही ना दे रहा है तुमको, तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते। तो क्या लिखोगे, सर्विसेज गिवन बाय, बोलो, सर्विसेज गिवन बाय कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। इज नॉट ट्रीटेड एज व्हाट, बोलो, सप्लाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सर फर्क क्या है, जब आप सेंट्रल, नहीं समझा, सेंट्रल के नजर से देखोगे तो वहां पार्लियामेंट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट को जो रिप्रेजेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में होता है ना जो, उसके मेंबर को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आ रहा है, एमएलए, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो बोल रहा है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, समझ आ रहा है। या फिर मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत भी होता है ना, उसका भी मेंबर होता है। ठीक है, या मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, लोकल काउंसिलर्स, समझ आ रहा है। बोल रहा है एमपी, एमएलए, पंचायत और लोकल काउंसिलर, या फिर जितने भी लोकल अथॉरिटीज मेंबर है, ये लोग जो सर्विस देते हैं, देते कुछ नहीं, अपना काम ही करते हैं। तो द फंक्शन, वो लोग जो काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एमपी, एमएलए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत और मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज, ये लोग जो भी फंक्शन दे रहे हैं इसको आप सप्लाई नहीं मानोगे। समझ आ रहा है, इसको आप सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ आ रहा है। तो नंबर 3, फंक्शंस performed by MLA,
MP panchayats member of municipalities etc. are not treated as supply. उन लोगों को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उन लोगों को हम सप्लाई नहीं मानेंगे. आर नॉट ट्रीटेड एज, बोलो, आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. एम आई क्लियर विद दिस? उनको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे. पक्का? पक्का कि नहीं, बोलो. क्लियर अच्छी तरह से. नेक्स्ट देखो क्या बोले. नेक्स्ट, द ड्यूटीज performed by any person who hold any post in the pursuance of provision of constitution in that capacity. बोल रहा है person holding constitutional post. क्या बोल रहा है? person holding constitutional post. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पोस्ट है, अगर आप उसको होल्ड करते हो और उसके अंदर आप कोई परफॉर्मेंस करते हो तो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. गवर्नर होना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. तो ये अगर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. ठीक है. नंबर 3 देखो क्या हम लिखा रहे हैं. नंबर 3 देखो, ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और ए डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सर नहीं समझे, सर नहीं समझे. अगर आप चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, मेंबर हो, क्या हो बोलो? चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, मेंबर हो. चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, मेंबर हो. चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, मेंबर हो. किसके? एक ऐसे बॉडी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है या स्टेट गवर्नमेंट बनाया है. सर नहीं समझे. सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर आप इस बॉडी के चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, जैसे कि इस MCA का चेयरमैन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. याद है? निर्मला सीतारमन. अब वो अगर कुछ परफॉर्मेंस दे रही है इस बॉडी के थ्रू तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. समझ आया अच्छी तरह से? लिखवा दे ये वाला. तो फंक्शन परफॉर्म बाय MLA, MP, पंचायत में, यहां तक लिख लिया. नंबर 4, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और इज अ चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय कौन बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इज नॉट ट्रीटेड एज, बोलो, इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे. इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. डन है क्या? यस और नो बोलो. यस और नो बोलो. सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. नंबर 2 क्या हुआ? सर्विस गिवन बाय कोर्ट्स. नंबर 3 क्या हुआ? MLA, MP परफॉर्म ड्यूटीज एंड ऑल. ये सब याद रहेगा ना. आप एग्जाम में मेरा वाला लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. ये इजी कर दिया मैं. और ठीक है, शेड्यूल 3 एक्टिविटीज है ये. क्या बोलो? शेड्यूल 3. मेरे को जहां लगता है ना पेपर में आने का चांसेस हम इजी कर देते हैं रटने के लिए आपके लिए. समझ लो पहले. डन है क्या बेटा? और 5 मिनट बेटा, आत्मा रोक के रखो. हो गया, खत्म. देखो खत्म. छोटा सा है. कहाँ गया बे? ये रहा छोटा सा. यहाँ तक पढ़ाएंगे पक्का. यहाँ तक 7 पॉइंट. आगे नहीं पढ़ाएंगे. आगे वाला बाद में समझ भी आएगा वैसे. ठीक है. ये 7 पॉइंट बस. ठीक है पक्का. गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू.
इधर देखो, इंसान का मौत हुआ है, उसको गाड़ना है, ठीक है। वो डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस होता है ना, उन लोग एक अलग तरह का एम्बुलेंस होता है जो कांच का जो होता है, वो लोग भी तो सर्विस दे रहा है। उन लोग का दिया गया सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो तुम किसी का जीएसटी लगा देगा। कोई मौत हो गया है तुम्हारे घर का, गवर्नमेंट बोला सर्विस और जीएसटी दे, वो लोग भी तो सर्विस ही दे रहे हैं ना। डेड बॉडी ले जाने के लिए एक अलग गाड़ी होता है, नहीं समझा? हॉस्पिटल का नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं ले जाता है, उसका एक गाड़ी होता है, ऐसे शेड होता है वो। और वहाँ पे जब घाट में जाते हो, घाट में वो लोग जो मेन जो संभालता है ना, वो लोग हेल्प करता है जलाने वलाने में, बरी करने में, मतलब जो भी आपका धर्म में पे है। हम लोग का हिंदू धर्म में उसको फायर में दिया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। तो तुरंत नहीं मिल जाता आपको सब कुछ, वहाँ पे एक सिस्टम होता है, आपको पर्चा कटाना पड़ेगा, फिर आपका लाइन लगेगा। आप अभी नहीं, एक समय पे आपको सब कुछ रियलिटी बहुत जल्दी हिट करेगा, ठीक है। वहाँ मरने के बाद तेरा बॉडी का कोई इज्जत नहीं है, बॉडी खत्म है, वो ऐसे ऐसे लोटपोट होता है, लाइन में लगा देता है। तुम्हारा अपना भी खुद का जो भी घर कर रहे हैं एकदम लाइन पे लगा रहेगा, तुम एकदम 2 मिनट के लिए क्या हो रही है लाइन पे, एक पहले और लोग कोई फीलिंग नहीं, इससे डालेगा। रियलिटी यही है, लेकिन फिर भी हम लोग के अंदर घमंड है लुक्स पे। मेरा नहीं भाई, इधर आओ। सर्विस ऑफ फर्नल, बरियल, सिमेटोरियन, मोर्टरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। डिसीज मतलब डेड बॉडीज, बोलने का मतलब है फनरल और डिसीज पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको सर्विस नहीं माना जाएगा, उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। डन है क्या? क्या कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बोलो? नंबर 5, नंबर 5 सर्विसेज फॉर फ्यूनरल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ what? Deceased etc. is not treated as supply. फ्यूनरल लिखते ही ना तुम्हारे अंदर सब कवर हो गया, अलग अलग कास्ट के कस्टम्स भी सब, कि वो बरी करेगा कि जलाएगा, जैसा भी सब उसमें कवर हो गया। डन है क्या? तो सर्विस फॉर्म क्रिश्चियन में शायद बरी होता है ना, क्रिश्चियन में भी बरी होता है, मुस्लिम्स में भी बरी होता है, ठीक है। ये डन है क्या अच्छी तरह से? फिर अलग अलग सबका रूल है, ध्यान देना। ये डन है क्या अच्छी तरह से? कोई डन? अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है लैंड का बेचना या बिल्डिंग का बेचना, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ट्रीटेड एट सप्लाई, क्योंकि सर वो इमूवेबल है, ये नहीं लिखा रहे, ये क्लियर है। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, पता है यहां क्या लिखा देख तो, सेल ऑफ बिल्डिंग बट सब्जेक्ट टू द क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 शेड्यूल 2। बोलने मांग रहा है सीसी के पहले, सॉरी सीसी के बाद, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट के बाद अगर सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। तो सेल ऑफ बिल्डिंग तुम ऐसे लिख लो, सेल ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख लो आफ्टर सीसी, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट इज नॉट treated as supply, is not treated as supply, is not treated as supply। डन है, हो गया 5 नंबर, डन है पक्का, ओके। 6 एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स जानते हो? किसी पे एक्शन लेने का राइट्स, किसी पे एक्शन लेने का राइट्स, आपको किसी के ऊपर एक्शन लेने का राइट्स है, मतलब एक्शन मतलब आपका उस पर्टिकुलर चीज पे क्लेम है, उसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। सपोज करो इससे मेरे को पैसा मिलेगा, मान लो इस प्रॉपर्टी से, तो मेरा एक्शनेबल क्लेम हुआ, समझ आ रहा है? एक प्रॉपर्टी बिकेगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा? पैसा, उस प्रॉपर्टी पे मेरा क्या है? एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माना जाता है, एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माना जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा से जब हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, समझ आ रहा है? तो एक बार के लिए एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब एक्शन लेने का अधिकार, और ये अधिकार एक राइट है ना, और राइट क्या माना जाता है? सर्विस, समझ आ रहा है? तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। डन है क्या? तो एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अदर देन लॉटरी बेटिंग, मतलब ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, इसमें भी हम लोग का अधिकार होता है एक्शन लेने का।
लॉटरी जीते हो, एक्शन लेने का अधिकार है। बेटिंग जीते हो, एक्शन लेने का अधिकार है। जुआ खेले हो, एक्शन लेने का अधिकार। मतलब एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा कोई क्लेम जिसपे तुम एक्शन ले सकते हो। तो वो ये तीन तो है सर्विस, ये तीन तो है सप्लाई, इसको छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। डन है। नेक्स्ट बेटा 6 और 7 थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग ऑफ सच गुड्स इन इंडिया। ध्यान से सुनो, ये इंडिया है, यहां पे अनिल है। अनिल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है। वो क्या किया, एक डीलर है जिसका है श्रीलंका, श्रीलंका में एक डीलर है, उससे वो एक सामान मंगवा रहा है, एक गुड्स मंगवा रहा है, यानी कि खरीद किससे रहा है वो, श्रीलंका से। अब सुनो, खरीद रहा है श्रीलंका से, ठीक है, और यही गुड्स को वो बेचा कहां पे पता है, यूएसए में। तो ये भी एक तरह का नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं है। ये भी एक तरह का क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, क्योंकि इंडिया का नहीं है। अनिल बोला श्रीलंका को, भाई सुन ना, क्या तुम माल इधर लाएगा, तुम वो माल लेके किधर डायरेक्ट चला जा, यूएसए पास। तो अनिल पेमेंट दे देगा श्रीलंका वाला को, यूएसए वाला पेमेंट दे देगा इंडिया वालों को, और श्रीलंका वाला दे देगा डिलीवर किसको, यूएसए को। तो बोल रहा है कि अगर कोई सप्लाई हो रहा है एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बिना इंडिया में एंटर किए, तो अनिल के साथ जो इसका डील हुआ या इसका इसके साथ जो डील हुआ वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। रीड करो, देखो लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि श्रीलंका है ना, टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज यूएसए विदाउट एंटरिंग ऑफ सच गुड्स इन इंडिया इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर हुआ भाई? पक्का ना? लास्ट फॉर द टुडे 7 नंबर पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर होम कंजम्पशन। ये क्या है सर? ये कस्टम का पार्ट है, मेरे को समझाने दो प्लीज, ठीक है। सुनो, ये शिप है, ठीक है, ये क्या है, शिप है। शिप चल रहा है, शिप आ रहा है कहां से, यूएस से। अब इंडिया, ये ठीक है, इंडिया के पोर्ट में आएगा। कहां पे आएगा? पोर्ट। हम गुड्स को क्या करवाए, बाहर से मंगाए, डन है। अब होता क्या, पढ़ाएंगे कस्टम में। शिप आया, कहां पे आएगा, इंडिया के पोर्ट में। पहले इंडिया में घुसा और इंडिया के पोर्ट में आएगा। सर कौन सा पोर्ट? हम बोलते हैं एक बार में कस्टम पोर्ट्स। कस्टम पोर्ट्स कैन बी एयरपोर्ट, वेसल वाला, शिप वाला भी। पोर्ट में माल है, शिप वाला क्या करेगा, कस्टम पोर्ट आने के बाद माल को अनलोड करेगा। क्या करेगा बोल, क्या करेगा बोल, अनलोडिंग। माल अनलोड करने के बाद जो इंसान बाहर से गुड्स मंगाया है, ठीक है, माल अनलोड हुआ, एक सेकंड रुक जाओ, समझाने में मजा नहीं आ रहा, एक सेकंड हो जाएगा। माल अनलोड हुआ, अनलोड मतलब समझा, माल खाली किया, लेकिन पोर्ट में ही रहेगा। अभी होम कंजम्पशन मतलब घर नहीं ले जाना है, इंडिया में घुसने को होम कंजम्पशन बोलते हैं। अभी तक वो पोर्ट में, कस्टम पोर्ट में। अब होता क्या है ना, एक ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है कस्टम ऑफिसर। जिसका नाम क्या होता है, कस्टम ऑफिसर। जिसका नाम क्या होता है बोलो, कस्टम ऑफिसर। ये कस्टम ऑफिसर आके आपके गुड्स को वैल्यू करेगा। वैल्यू करने के बाद आपसे कस्टम ड्यूटी मांगेगा, यानी कि टैक्स मांगेगा, क्योंकि तुम बाहर से गुड्स मंगाए हो। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो। अगर हम स्पेसिफिक रहे, जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। समझ आ रहा है? अब ये कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर दोगे, अगर जो मंगाया वो पेमेंट कर देगा, तो गुड्स को वो ले जाता है कहाँ पे ले जाता है, होम कंजम्पशन से, पोर्ट से बाहर लेके इंडिया मतलब एंटर हो जाता है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो गुड्स मंगाया है ना वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर पाता है उस दिन, या 1-2 दिन में बाद करेगा, नहीं समझा, 1-2 दिन बाद करेगा, नहीं समझ रहा है, वो 1-2 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद करेगा, 4 दिन नहीं, रुको अच्छा से, वंस मोर, ठीक है। यूएसए से क्या आ रहा है, माल आ रहा है, शिप आएगा पहले ना, शिप के अंदर सारा गुड्स है, डन है क्या। अब ये बंदा मालिक है जो मंगाया है, ठीक है, ये शिप एंटर किया कहाँ पे बोलो, इंडिया में। शिप वाला क्या करेगा, माल को अनलोड। भाई शिप देखे हो कभी, कार्गो शिप बड़ा होता है तो ना, तुम देखोगे ना डरोगे, समझ आ रहा है, इतना लगोगे उसके ऊपर से, शिप से तुमको कोई देखेगा इतना लगोगे, बहुत बड़ा कार्गो शिप्स का बात हो रहा है। वो बोट में, वो इको पार्क वाला नहीं बोल रहा है कि आराम से चले हो प्रिंसिप घाट में, वो उससे माल नहीं आता है, यूएसए से आ रहा है, ठीक है। अनलोड हुआ, उतना बड़ा शिप नहीं रह सकता पोर्ट में, कितना देर रहेगा। और कभी कभी बहुत बड़ा अगर ज्यादा शिप होता है ना, बहुत बड़ा शिप, पहले हावड़ा ब्रिज खुलता था बीच से, आइडिया भी नहीं है सर, हाँ हावड़ा ब्रिज बीच से खुलता है, यूट्यूब में वीडियो भी है, ठीक से देखिएगा, ज्ञान है नहीं, कलकत्ता में रहने चले हैं लोग, समझ आ रहा है। हावड़ा ब्रिज जो है ना, वो पूरा पोर्ट था, पोर्ट एरिया, वो सामान हावड़ा ब्रिज बीच से खुलता था पूरा, समझ आ रहा है। अभी भी जाना हावड़ा ब्रिज में देखने, सामने मत देखना, गाड़ी बस चलता रहता है उधर, ठीक है, वहां जाके बीच में पैनल रहेगा, उसको देखना। सुनो, अनलोड हुआ, क्या हुआ बोलो, अनलोड। अब वो बड़ा शिप चला जाता है, कभी कभी क्या होता था, बहुत बड़ा शिप हुआ ना तो उन लोग कॉल करता था छोटा शिप को, बड़ा शिप छोटा शिप में सब माल को अनलोड करता था, पढ़ाएंगे कस्टम्स में। एनीवेज अनलोड हुआ, अब आता है कौन बोलो तो, कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर गुड्स को देख के टैक्स कैलकुलेट करता है, कौन सा टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और बोलता है इसको पे करने। ये अगर गुड्स का पेमेंट कर देता है तो ये गुड्स को ले जाएगा पोर्ट के बाहर, उसी को बोलते हैं होम कंजम्पशन, उसी को क्या बोलते हैं, होम कंजम्पशन। अब सुनो, जब तक तुम कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे तुम गुड्स को क्लियर नहीं कर सकते, गुड्स को क्लियर नहीं कर सकते, समझा। अब क्या होगा, ये बंदा क्या किया, बोला भैया अभी हम नहीं देंगे, तो बोला ठीक है इसको कहीं और ले जा, तो ये वाला जो गुड्स है ना जो अनलोड हुआ है, ये जाके स्टोर हो जाता है एक जगह पे जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। वो कस्टम का वेयर हाउस है, वहां पे गुड्स रहता है, जब तक तुम कस्टम ड्यूटी नहीं दोगे गुड्स वहीं रहे, ऐसे यहाँ खुदरा में पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि और भी गुड्स अनलोड होता है ना, वो वेयर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या किए, हम तो कस्टम ड्यूटी दिए नहीं, हम क्या किए, वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ा है ना उसको क्लियर करवाने से पहले ही, उसको क्लियर करवाने से पहले ही हम इसको बेच दिए, तो हम वेयर हाउस गुड्स इसको बेच दिए, तो ये जो हम सप्लाई किए वेयर हाउस गुड्स से इसको, इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, क्योंकि अब हम जब इसको गुड्स बेच दिए, अब ये बंदा को कस्टम ड्यूटी पे करके गुड्स को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो जो मेरे से उसके पास गया वो सप्लाई नहीं है। डन हुआ अच्छी तरह से, ये देखो ये लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर होम कंजम्पशन। हम इससे अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्लियर हुआ, पूरा डायग्राम, पूरा प्रैक्टिकल जो होता है वो बता दिया। डन है क्या, ये डायग्राम समझ आ गया अच्छी तरह से क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है। डन है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।